Welcome to Shortcut Children. Today we will be starting a chapter 10 from our science book. The name of the chapter is Light, Reflection and Refraction. अब लाइट जो है उसकी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों के बारे में हम समझेंगे। जैसे कि आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, अब यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि मिरर्स के अंदर, जैसे आप मिरर के सामने अपनी जो इमेज देखते हो मिरर के अंदर, तो वो जो है वो रिफ्लेक्शन है यहाँ पर आपका। इसके अलावा रिफ्रैक्शन भी एक ऐसा ही फिनोमेनन है जो क्या है वो हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कुछ लॉज के बारे में, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब फर्स्ट जो यहाँ पर बताया गया है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक आपको मैं फिगर बना के देता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये किस प्रकार से हमने किया था, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। इसके लिए देखिए आपने पढ़ा था कि जैसे ये समझिए आपका मिरर है, तो यहां से ये रे जो है इसके ऊपर जा रही है, गिर रही है मिरर के ऊपर, और मिरर पे ये रे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। तो ये जो लाइन है, जो ये रे गिर रही है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। कौन सी रे है ये? इंसिडेंट रे, जिसको मैंने यहाँ पर नाम दिया आई आर। आई मीन्स इंसिडेंट, रे मतलब आर मतलब रे, इंसिडेंट रे। और जो ये रे है रिफ्लेक्शन के बाद आई है, इसलिए इसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे हम, यानी कि आर आर, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। और इसी के बीच में एक लाइन रहती है जिसको हम नॉर्मल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम? नॉर्मल। आपने ये पिछली क्लास में पढ़ा है, आपको याद आ गया होगा जो मैंने फिगर बनाया है। ये इस तरह से एक डॉटेड लाइन दी जाती है जिसको कहा जाता है नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल है, यहां पर दो एंगल्स बन रहे हैं। यहां पर जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको नाम मैं दे रहा हूं AOI, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, इसलिए इसको नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, AOR, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं, जैसे कि फर्स्ट, अब ये आपको फिगर बता दिया किस चीज का है ये रिफ्लेक्शन का, कि एक रे अगर आ रही है और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वो मुड़ रही है, तो इसको किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। देखिए इंसिडेंट रे, देन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये है बीच में नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी। तो यहां पर फर्स्ट जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता रही है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स सेम होंगे। क्या होंगे? दोनों एंगल्स सेम, दोनों बिल्कुल सेम होंगे। तो पहली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारी ये बताती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरा जो इसका लॉ है वो बताता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहां पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सब एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन का मतलब एक ही तरफ होंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो है, ये सारा जो है आपका इस तरफ है, ये सारा इस प्लेन के अंदर है, तो दे ऑल विल बी इन द सेम प्लेन। इसके अपोजिट साइड कुछ भी नहीं होगा, यानी कि ये मिरर जो है इसके आगे कुछ नहीं होगा, सब इधर ही होगा। तो इट विल बी ऑल इन द सेम प्लेन। तो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बारे में कुछ और हम तथ्य जानते हैं। देखिए पहला ये कि जो साइज ऑफ द इमेज होता है, इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। आप अपने आप को शीशे के सामने खड़ा जब देखते हैं तो क्या आपका साइज बड़ा या छोटा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। जो साइज आपका है एग्जैक्टली वही साइज आपको शीशे के अंदर भी दिखाई देता है। दैट मीन्स साइज इज ऑलवेज इक्वल। दूसरा यहां पर बताया गया है कि इमेज जो है दैट इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि आप जितनी दूर उससे खड़े हैं शीशे से, शीशे के अंदर भी आप उतना ही पीछे देखने को मिलेगा आपको। आप आज ट्राई करिएगा अपने घर के सामने, घर के अंदर जो कबर्ड के अंदर है, कहीं भी शीशा हो उसके अंदर आप पास में खड़े होंगे तो शीशे के अंदर भी आप पास में दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर दूरी पे, सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं बाहर, और शीशे के अंदर भी आप थोड़ी दूरी पर ही दिखाई देंगे।
तो दैट इज जितना आप शीशे के सामने खड़े हैं उतना इमेज आपका अंदर दूर बनेगा। फर्दर द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, और इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि जैसे आप यहां पर खड़े हैं तो आपका ये जो साइड है वो शीशे के अंदर इस साइड दिखाई देगा, और आपका जो ये साइड है वो शीशे के अंदर इस साइड दिखाई देगा। कहने का मतलब कि आप शीशे के सामने खड़े रहकर अगर अपना राइट हैंड खड़ा करेंगे तो आपको शीशे के अंदर आपका राइट हैंड दूसरी तरफ दिखाई देगा, और अगर आप लेफ्ट हैंड करेंगे तो शीशे के अंदर भी आपका लेफ्ट हैंड जो है वो दूसरी तरफ दिखाई देगा। इसका मतलब जो अंदर जो इमेज बनी है दैट इज लिटरली इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड है यानी कि घूमी हुई इमेज है। आप एक बार ट्राई करिएगा सब लोग। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कुछ और इसी टॉपिक से रिलेटेड चीजें। The curved surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror। आप अब चम्मच को देखिए, चम्मच कैसा होता है हमारा? चम्मच का शेप ये रहता है भाई, इस तरीके से होता है हमारा स्पून। तो कर्व्ड, इसका ये जो हिस्सा है, ये जो कर्व्ड हिस्सा है, इसको हम क्या कर सकते हैं? कर्व्ड मिरर की तरह भी देख सकते हैं। आप उसमें देखिएगा, अपने चारा भी दिखेगा आपको उसमें स्टील के चम्मच के अंदर। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर, और जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मिरर वो है स्फेरिकल मिरर। The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of the surface of a sphere. Such mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors। अब ऐसे reflecting surfaces जिनके जो surface हैं, reflecting surface वो कैसे हैं? इस तरह से हैं, यानी कि गोलाई में हैं, भले वो इस तरह से हो, भले वो इस तरह से हो, किसी भी तरह यानी कि गोल हो, तो इनको हम कहते हैं spherical mirrors। We shall now study about spherical mirrors in some detail। अब spherical mirrors के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। Now next is spherical mirrors। The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inward or outward। अब spherical mirror की बात करें तो इनका reflecting surface मतलब जहां पर टकराकर इमेज बनेगी, यानी कि जहां पर रे आकर टकराएगी। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, अगर इस तरफ लेंगे या इस तरफ लेंगे, भले वो अंदर से रिफ्लेक्ट करें या फिर बाहर से रिफ्लेक्ट करें, भले वो किसी भी तरह से रिफ्लेक्ट करें, ये दोनों ही तरफ से रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। किस में बात करें? हम स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। अब यहां पर क्या कहा गया है कि ये जो है ये कॉनकेव मिरर है। इसको कॉनकेव क्यों कहा गया भाई? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज कर्व्ड इनवर्ड, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। देखिए ये इस प्रकार का है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है? इस प्रकार का, यानी कि अंदर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है। सो इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। आपको याद रखना दिस इज कॉनकेव मिरर। अब देखिए केव, इसका देखिए गुफा की तरह है, इसका ये गुफा के अंदर आप जाते हैं जैसे इस गुफा की जैसा, इसलिए इसको कॉनकेव कह रहे हैं हम लोग एक जस्ट टिप के तौर पे। A spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards is called convex mirror। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका ये वाला, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ से। तो अगर इसकी बात करें, यहाँ पर जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो कैसी जाएगी? रे ऑफ लाइट किस प्रकार से जाएगी? यहाँ पर मैं आपको भी समझाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। देखिए भी, ये देखिए ये रेज ऐसी जाएंगी, यहाँ से ये जाएंगी रेज और यहाँ पर टकराकर वो मूव होगी, यानी कि समझिए टकराकर ऐसे आ गई है। ठीक है, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि टकराकर कहाँ जा रही है? वो अंदर की तरफ टकरा रही है, तो इसलिए ये कॉनकेव मिरर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाहर की तरफ टकराएंगे, यानी कि यहाँ पर ऐसे टकराएंगी। ये देखिए ऐसे टकराकर ये यहाँ जाएंगी। तो ये जो है दूसरे वाला आप देख रहे हैं, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम कन्वेक्स मिरर। सिंपली आप एक चम्मच लीजिएगा, जो स्पून रहता है, स्पून का एक एग्जांपल याद रखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से किसको क्या बोलें। ये देखिए अब चम्मच है, अब चम्मच को अगर आप बाहर की तरफ से अपनी चेहरे को देखेंगे, इसमें बाहर की तरफ से आप देख रहे हैं, तो बाहर का हिस्सा जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप इसके अंदर की तरफ से अपना चेहरा देखते हैं तो इसको कॉनकेव कहेंगे, क्योंकि अंदर की तरफ जो है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसको कॉनकेव कहेंगे हम लोग। तो दोनों चीजें आपको दिमाग में रह जानी चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ स्पून कर्व्ड इनवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ कॉनकेव मिरर, और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है उसको हम बोल सकते हैं कन्वेक्स मिरर। अब ये दोनों मिरर के बारे में हमने देख लिया।
अब इसमें कुछ और चीजें समझने लायक है, कुछ कॉमन टर्म्स की बात करें तो सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। जो सेंटर रहता है रिफ्लेक्टिंग मिरर का उसको हम कहते हैं पोल। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी 10th 8th में भी पढ़ चुके हैं आप। पोल कहा जाता है जो सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट लाइज इन द सरफेस ऑफ द मिरर। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट कि हमें नहीं पता, ऐसा नहीं है। Now the reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center. अब आप ये भी जानते हैं कि जब हम अब हम क्या करेंगे, एक स्फीयर लेते हैं, समझिए हमने ये एक स्फीयर लिया, ठीक है। अब इसको हमने बीच में से काट दिया तो इसका ये हिस्सा जो है ये अलग हो गया। देखिए ये हिस्सा अलग हो गया, तो यानी कि हिस्सा एक्चुअल में किसका हिस्सा है, एक स्फीयर का हिस्सा है। तो इसका मतलब एक सेंटर भी था इसका, जैसे ये इसका सेंटर था तो इसका सेंटर भी था। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सो दिस विल बी कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इसका सेंटर पार्ट रहेगा। It is represented by letter C. Please note that the center of the curvature is not a part of the mirror. It lies outside its reflecting surface. अब आप ये देखिएगा कि इसका सेंटर मतलब कहाँ है, ये सेंटर है, लेकिन जब हमने इसको काटा तो सेंटर तो इसके अंदर नहीं गया है। सेंटर समझो यहाँ पर है सेंटर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ना कि ये। हाँ, यहाँ पर मैंने लाइन जरूर ड्रॉ कर दी है कि यहाँ से पास होगी लाइन, इसलिए। बाकी दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज नॉट ऑन दिस सरफेस, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नहीं है, उससे दूर रहेगा, बाहर रहेगा। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कन्वेक्स। अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, अभी देखिए इसमें ये यहाँ पर है, अगर ये कन्वेक्स मिरर होगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ रहेगा, तो इसका मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बाहर रहेगा, यानी कि दूर रहेगा दोनों ही कंडीशन के अंदर। The radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror. It is represented by the letter R. Radius of curvature जो है उसको R से represent किया जाता है। You may note that the distance PC is equal to the radius of curvature. अब यहाँ पर जो ये पार्ट हमने देखा, this is, मैंने बताया भी, जैसे ये पोल है, इसको क्या कहा जाता है, पोल, जिसको P से हम डिनोट करते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज C। तो इन दोनों बीच का डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अ लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये P है हमारा पोल और ये है C सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक लाइन इसमें से जो पास होती है, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी पहले से, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। Remember that principal axis is normal to the mirror at its pole. चलिए आगे देखते हैं अभी क्या बताया गया इसमें। The paper at first begin to burn, producing smoke. Eventually, it may even catch fire. Why does it burn? The light from the sun is converged at a point. अब यहाँ पर एक इन्होंने एक एक्टिविटी बताई, आपने देखा होगा जब आप छोटे, अभी भी शायद आप लोग ऐसी एक्टिविटीज करते ही होंगे, मे भी हम छोटे थे तो हम ये सब कुछ करके देख। आप, हमारे पास एक इस तरह का एक मिरर रहता था, मिरर मतलब जिसको हम मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं, इस तरह का मैग्नीफाइंग लेंस बोल सकते हो, जो आप यूज़ करते हो इस तरीके का। देखिए ये फिगर रहता है मैग्नीफाइंग लेंस का। तो ये जो लेंस रहता है, जो डिटेक्टिव्स वगैरह ऐसे बहुत ही ध्यान से चीज़ें देखने के लिए यूज़ करते हैं, इसको कहा जाता है मैग्नीफाइंग लेंस। तो इस लेंस में से जब सनरेज पास होती हैं तो उसका एक कागज़, हम क्या करते थे, कागज़ लेते थे, एक पेपर लेते थे, और उस पेपर के ऊपर ऐसे मैग्नीफाइंग लेंस को फोकस करते थे, तो जो रेज थी सन की वो सारी इसमें से इकट्ठी होकर गुजरती थी, तो एक पॉइंट के ऊपर आपको ऐसा बिंदु दिखेगा छोटा सा इस तरीके का, जहां पर सूरज की पूरी रोशनी गिरेगी। यानी कि ये जो पूरी रेज जो इस पर गिरती थी, इन सबको इकट्ठा करके वो जो ये मिरर था ये एक पॉइंट पे फेंक देता था, और ये पॉइंट जो था ये बहुत ही गर्म हो जाता था। यहाँ पर सन छोटा सा इस तरीके से गोला दिखाई देता था, तो ये ज़्यादा गर्म होने के कारण ये जलने लगता था। यही सब इस एक्टिविटी में बताया गया है। नाउ image of the sun on the sheet of the paper, this point is the focus of the concave mirror. The heat produced due to the concentration of sunlight ignites the paper. The distance of this image from the position of the mirror gives the
approximate value of focal length of the mirror. Let us try to understand this observation with the help of a ray diagram. इसको समझने के लिए रे डायग्राम बताया गया है. चलिए हम देखते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा इसको समझने में हमें. Now let us try observe 10.2 फिगर. अब सबसे पहले हमें 10.2 फिगर ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं. ये 10.2 है हमारा, दोनों ही. ए पहला फिगर बताया गया, अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर. ये देखिए कॉनकेव मिरर है, क्योंकि ये केव की तरह अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो बहुत सारी रेज आ रही हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी रेज आ रही हैं. यहाँ पर सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी पोल है, ये फोकल लेंथ है इसकी, एफ प्रिंसिपल फोकस. अब क्या करेंगे हम देखते हैं यहाँ पर कि बहुत सारी रेज जब जा रही हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो रिफ्लेक्ट होकर वो वापस एक जगह पर आकर मिल रही हैं. दे ऑल आर मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर. दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर. अब ये सब जो रेज हैं ये अब वापस एक जगह पर मिलती हुई आपको दिख रही है जहाँ पर एफ लिखा गया है, तो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस इसको कहेंगे हम. सिमिलरली ऑब्जर्व 10.2. तो 10.2 में जो कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है. अब कन्वेक्स मिरर में क्या है कि रेज जो हैं वो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती हैं, इससे चली जाती हैं, और वो पीछे की तरफ अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट पे वो मिलती दिखाई देंगी. तो यहाँ पर जो एफ है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल फोकस रहेगा. नाउ द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ. द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड the distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length. अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है किसके बीच में, पोल हमारा पी ये रहा, तो पोल और एफ जो कि प्रिंसिपल फोकस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इसको हम मानते हैं, क्या मानते हैं इसको हम, फोकल लेंथ. सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ को आप स्मॉल एफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये थे कुछ चीज़ें हमारे मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स. द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल. द सरफेस देन हैज अ सर्कुलर आउटलाइन. द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर. अब इसका जो डायमीटर रहता है उसको अपर्चर कहा जाता है. द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है हमारा, उसका जो डायमीटर अगर लिया जाएगा तो उसको अपर्चर कहा जाता है. डायमीटर कैसे आएगा उसमें आप समझ सकते हैं ये भी चीज़ बहुत आसानी से, कि डायमीटर कैसे आएगा इसमें. देखिए अब ये है हमारा पूरा एक स्फीयर, जब इसमें से हमने आधा काट लिया, इतना हमने काट लिया, यानी कि ये हमारा इतना मिरर बन गया. अभी जो मिरर है यहाँ से लेके यहाँ तक ही इसका डायमीटर हुआ, तो ये जो डायमीटर रहता है पूरा, यानी कि ये पूरा हम इसको डायमीटर को बोलेंगे अपर्चर. क्या बोलेंगे इसको, अपर्चर. द डिस्टेंस एम एन रिप्रेजेंट द अपर्चर. यहाँ पर डिस्टेंस जो एम एन है, आप देखिए यहाँ पर ये रहा एम और ये रहा एन, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया फिगर के द्वारा, ये आपका कहलाएगा अपर्चर. इसको हम अपर्चर कहेंगे. ये देखिए, तो ये जो यहां से लेके दिस वन एंड दिस वन इज अपर्चर, इन दोनों को अपर्चर कहा जाता है. तो यहां पर ये जो पार्ट रहता है हमारा, इसको अपर्चर कहा जाता है, यानी कि डायमीटर जो रहता है उसको हम अपर्चर कह सकते हैं. तो डायमीटर को कैसे अपर्चर कहेंगे एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. सो दिस इज अ अपर्चर. अपर्चर किसको कहते हैं, जो डायमीटर रहता है, आप देख सकते हैं यहां से यहां तक ये डायमीटर रहेगा इसका. तो ये जो पार्ट है पूरा यहां से लेके, सपोज इसको नाम दिया हमने, कुछ भी नाम दिया, समझिए हमने इसको नाम दिया आर और इसको नाम दिया एम. तो आर एम जो है, यानी कि यहां से यहां तक ये पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इसको हम कहेंगे अपर्चर, यानी कि ये पार्ट जो रहता है पूरा, इसको अपर्चर कहा जाता है. Is there a relationship between the radius of curvature r and focal length f of a spherical mirror? For spherical mirrors of small apertures, the radius of curvature is found to be equal to twice the focal length. अब देखिए यहाँ पर रेडियस जो है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम r से डिनोट करते हैं, r इज इक्वल टू 2f, यानी कि डबल ऑफ फोकल लेंथ. यहाँ पर आप f स्मॉल f देख रहे हैं, स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ. इसको हमने फोकल लेंथ जाना था अभी थोड़ा समय पहले जो हमने पढ़ा पीछे. तो ये जो है फोकल लेंथ है, तो इसका मतलब जो r जो है, r मतलब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो फोकल लेंथ का डबल होता है. ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है. तो इस तरीके से अगर आपको f निकालना है तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा.
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के अंदर क्या संबंध है कि वो जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल रहता है। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी रहती है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये टेबल जो दिया गया है टेबल आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इमेज बनाकर इन्होंने आगे बताया हुआ है, लेकिन मैं यहां से आपको एक बार थोड़ा समझा दे रहा हूं ताकि आगे जब मैं फिगर इमेज दिखाऊं, आपको डायग्राम दिखाऊं, तो आपको क्लियर खुद ब खुद हो जाए कि क्या कहा गया है। देखिए यहां पर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है कोई फिक्स जगह नहीं, बहुत दूर भी हो सकता है। तो जब बहुत दूर पोजीशन होगी तो पोजीशन इमेज की कहां होगी, एट द फोकस एफ, इमेज हमेशा एफ पे बनेगी। साइज कैसा रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, बहुत ज्यादा छोटा, बिल्कुल पॉइंट की तरह। नेचर ऑफ द इमेज कैसे होगा, रियल, रियल इमेज होगा लेकिन इन्वर्टेड, उल्टा होगा वो। दूसरा, अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, पोजीशन सी पे है तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। सी आपको पता है, मैंने अभी सब कुछ बताया है, ऊपर फिगर ड्रॉ करके आपको बताया मैंने, सी क्या है, एफ क्या है, ये सब हमने पढ़ा है। तो फिगर कैसा बनेगा, फिगर बनेगा हमारा डिमिनिश, तो यहां पर इमेज बनेगा छोटा। और उसका नेचर कैसा होगा इमेज का, वो सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा इमेज होगा लेकिन रियल इमेज होगा। अगर पोजीशन होगी सी पे, अगर ऑब्जेक्ट सी के ऊपर पड़ा है तो इमेज कहां बनेगी, इमेज भी सी पर ही बनेगी। साइज कैसा होगा, सेम साइज, द नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अगर इमेज ऑब्जेक्ट होगा सी और एफ के बीच में, इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगी। साइज कैसा होगा, एनलार्ज्ड, बड़ा साइज होगा, रियल इन्वर्टेड। अगर एफ के ऊपर पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर, कहीं भी बन सकते, दूर। कैसा होगा उसका साइज, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा, और रियल और इन्वर्टेड होगी इमेज। और अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है पी और एफ के बीच में तो इमेज बनेगी पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, और कैसा साइज होगा, एनलार्ज्ड, और इमेज कैसी होगी, नेचर उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि रियल इमेज नहीं होगी और सीधी होगी, लेकिन ये उल्टी नहीं होगी, जैसे कि हमने ऊपर के केसेस में देखा। तो ये जो टेबल हमको बताता है कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट की पोजीशन से आप पता लगा सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी और उसका साइज कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा। अब यहाँ पर हमने जो देखा उसी चीज़ को हम डायग्राम फॉर्म में भी देखेंगे, कॉनकेव मिरर के द्वारा बताया गया, तो वैसे ही हम यहाँ देखेंगे किस प्रकार से मिरर्स के द्वारा इमेजेस बनती हैं। तो आप यहाँ देखिए, पहले मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाइए। These rays are so chosen that it is easy to know their direction after reflection from the mirrors. The intersection of at least two reflected rays give the position of image of the point. जहां पर दो, now you can see here the first figure, it is given a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of a concave mirror. अभी आप देख रहे हैं ये कॉन्केव मिरर है, तो जब कॉन्केव मिरर के अंदर ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जो आप देख रहे हैं, बीच में से आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है बीच में। तो अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर समझो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे जा रही है, विल पास द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर है और जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो क्या करेगी वो, जब रिफ्लेक्ट होगी तो होने के बाद वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस में से पास होगी। आप देखिए यहाँ पर ये रे आ रही है पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है कि इसके समानांतर है ये, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल रे हैं। जब यहाँ से पास यहाँ पर टकराई तो उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस में से पास